पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को डॉक्टर इशफाक मलिक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक बार फिर हम आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है जमहूरियत और सदारती निज़ाम। पाकिस्तान में जमहूरियत को सिर्फ एक ही मायने में लिया और समझा जाता है, और वो रिवायती बरतानवी तर्ज हुकूमत है, यानी वज़ीर आज़म का आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इंतखाबात। आज की तहरीर का बुनियादी मकसद ये है कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और मईशत जिस तरफ जा रही है, निज़ाम को ख़तरे की बात हो रही है, वफाक के टूटने की बात हो रही है, खाके में बदान पाकिस्तान के टूटने की बात हो रही है, ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। इसमें किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट दे देना या किसी को पाकिस्तान का दुश्मन करार दे देना ये मसले का हल नहीं है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की तारीख जो है वो मौका परस्त लोगों से भरी पड़ी है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने से भरी पड़ी है। कहीं अल्लामा मशरकी पर पाकिस्तान की मुखालफत का इल्ज़ाम लगाया जाता है और कहीं फातिमा जिन्ना को अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पर गद्दार कहा जाता है, और इसी तरह कहीं भुट्टो को गद्दार और बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता है, और नवाज शरीफ को गद्दारी के झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, और अब इमरान खान पर गद्दारी के झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की जा रही है। ये पाकिस्तान के अंदर इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ निशानदही करता है। हमने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते बांटते शेख मुजीबुर रहमान के साथ और जो बांग्लादेश बनते वक्त हुआ, तारीख ने देखा कि 160 सीटें शेख मुजीबुर रहमान ने जीती और 80 सीटें भुट्टो साहब ने मगरबी पाकिस्तान में जीती। हमने बाजिद हो के ढाका में इजलास नहीं बुलाया, और उसके बाद पाकिस्तान जिस तरह दो लख्त हुआ, उसके अंदर जहां बहुत सारी गलतियां सियासी तौर पर हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत से गलत फैसले किए, और जितनी भी गलतियां हुई तारीख में, अब इन गलतियों से आखिरी मौका है सीखने का। मेरी राय में अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आने का मकसद ये है कि हम एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में फंसते जा रहे हैं। यही अल्लामा मशरकी ने 1952 में कहा और यही अल्लामा मशरकी ने 1946 में कहा। ये जो आज़ादी इस तरह मिल रही है और अमेरिका इस वक्त भी इन्फ्लुएंस कर रहा था, वो चैलेंज ऑफ मास्टर है और कुछ भी नहीं। बदकिस्मती से कौम को इस चैलेंज ऑफ मास्टर की तरफ धकेल दिया गया। आज 75 साल के बाद हम नामो नेहाद जमहूरियत और मार्शल लॉ के दो दौर गुजारने के बाद भी अब तक ये फैसला ही नहीं कर पाए कि मुल्क चलाने के लिए हमारे लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ इतने तजर्बे किए वहाँ पाकिस्तान में सदारती निज़ाम का आज तजर्बा करने की बात हो रही है। इसके अंदर बहुत सी अहम वजूहात हैं और मैं समझता हूँ इस पर अब मुकम्मल तौर पर डिस्कशन होनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि दुनिया में आज जो कुल्ली इख्तियाराती निज़ाम कामयाब हैं। कुल्ली इख्तियाराती निज़ाम क्या होते हैं? ऐसे निज़ाम जिसमें आवाम अपनी मर्जी की शख्सियत को मुकम्मल इख्तियारात देते हुए फैसला करने का आवाम की ताकत जमहूरी अंदाज में एक शख्स को दी जाती है, ताकि रिवायत के तौर पर पार्लिमानी निज़ाम जिसमें वज़ीर आज़म जो बहुत सारे अराकीन को खुश करने के लिए मजबूर होता है, बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर इक़्तिदार चलाने में मजबूर होता है, उसी निज़ाम को मुस्तरद करके बहुत से ममालिक कामयाबी से सदारती निज़ाम चला रहे हैं, जिसकी मिसाल चीन, तुर्की, अमेरिका, फ्रांस और बहुत से ममालिक हैं। हत्ता कि भारत में है तो जमहूरी निज़ाम, लेकिन जितनी वाज़ेह अक्सरियत से बीजेपी ताकत में है, खुद ब खुद कुल इख्तियाराती निज़ाम बना देती है। इसी तरह हमने बरतानिया में देखा है कि पिछले 3 इलेक्शन मुसलसल कंजर्वेटिव पार्टी जीती है और वो कुल इख्तियाराती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो भी वज़ीर आज़म बनता है उसको पार्टी के अंदर या हुकूमत चलाने में गिनती पूरी करने का कोई चैलेंज दरपेश नहीं होता। इसी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि अब सारे निज़ाम को लपेटने की बातें हो रही हैं। अगर माशी तौर पर मामला ठीक ना हुए तो फिर वही होगा जिसकी बाज़गश्त 2 साल पहले भी हो रही थी। ये निज़ाम ढूंढा जा रहा है और अदालत के ज़रिए रेफरेंडम करवाने की मंजूरी ली जाए और रेफरेंडम करवाया जाए, और अगर आईनी और कानूनी रास्ते से रेफरेंडम का रास्ता बनता है और फिर आवाम मुल्क के लिए पार्लियामानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम को बेहतर समझते हैं तो बिल्कुल उसका तजर्बा होना चाहिए। इसमें 2-3 बहुत अहम पहलू हैं। एक ये कि इसमें मौरूसी सियासत की काफ़ी हद तक हौसला शिकनी होगी, दूसरा इलेक्टेबल की सियासत का खात्मा काफ़ी हद तक मुमकिन हो सकेगा, और तीसरा पाकिस्तान में शख्सियात को ही वोट पड़ते हैं, भुट्टो से लेकर इमरान खान, और शख्सियात का ही वोट है, तो रेफरेंडम ही बेहतरीन तरीक़ेकार नज़र आता है। रेफरेंडम के ज़रिए जो भी इक़्तिदार हासिल करता है वो फिर अपनी मर्ज़ी की टीम बना पाता है। हमने देखा है पिछले जितने भी इलेक्शन हुए, जितने भी वज़ीर आज़म रहे, सबका यही शिकवा रहा है कि मुझे अपनी मर्ज़ी की टीम बनाने नहीं दी गई, और इत्तेहादियों की सूरत में ब्लैक मेलिंग का सिलसिला हुकूमत के इख्तिताम तक जारी रहता रहा, जिनमें सरे फहरिस्त MQM, PML काफ, JUI, ANP और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टियाँ आज दिन तक शामिल हैं।
صدارتی نظام آنے سے ان پارٹیوں کی بلیک میلنگ کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا متناسب نمائندگی کے انداز میں ووٹنگ ہوتی ہے اور قطعی اکثریت نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک شخص کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ ایسے نہیں کہ میرے حلقے میں 70,000 ووٹ پڑے اور 72,000 ووٹ والا جیت گیا اور 70,000 جسے پڑے اور اس کی اہمیت ردی کی ٹوکری کی ہو گئی۔ صدارتی نظام کی خوبی یہ ہے کہ پورے ملک میں پڑا ہوا ایک ایک ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اور ہر ووٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ٹوٹل نمبر آف ووٹ کے حساب سے سیٹوں کی تقسیم کی جاتی ہے، اس لیے الیکٹیبل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور بلیک میلنگ کا راستہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں صدارتی نظام کے تجربے کی باز گشت کافی سنائی دے رہی ہے اور اس میں کچھ حقیقت بھی ہوگی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے اہم تو یہ ہے کہ حکومت ہر صورت معاشی مسائل پر قابو پانے کی کوشش کرے اور الیکشن کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کرے تاکہ پاکستان اس سیاسی بھونچال سے نکلے، اور دوسری آپشن کے طور پر صدارتی نظام کا آئینی طریقے سے کوئی تجربہ کرنا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔